स्वागत है दोस्तों। अगर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा एक ऐसी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता है जो ऐसी फिल्मों की स्टोरी होती है जो शायद आपने नहीं देखी, और वो इतनी अमेजिंग जानदार शानदार स्टोरीज होती हैं दोस्तों, जो हर एक इंसान को देखना बहुत जरूरी होती है। दोस्तों आज की वीडियो भी इतनी स्पेशल है, और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर आप नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आज हम जानने वाले हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी, साई-फाई मूवी के बारे में, जिसका नाम है इंटरस्टेलर। जी हाँ दोस्तों, इंटरस्टेलर मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें साइंस की थ्योरीज को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वार्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी, इन सब चीजों को समझाया गया है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस पूरी मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर नासा में एक पायलट था, पर अब वो नासा में काम नहीं करता है, बल्कि मक्के की खेती करता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है। धरती पर 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया, और 1 साल पहले ओकर और बाकी चीजों की पैदावार भी कम हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे हैं, मॉर्फ जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसका साइंस में बहुत रुझान है दोस्तों, और बेटा टॉम जो पढ़ाई में एवरेज है हमारी तरह। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, यहाँ पे बुक शेल्फ होता है और बार बार उस बुक शेल्फ से अपने आप किताब नीचे गिर रही होती है। मॉर्फ अपने पिता को कई बार बोल चुकी है कि उसके कमरे में भूत है, और मॉर्फ भी बोलती है मुझे लगता है कि वो भूत आप हैं। लेकिन कूपर इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। वो कहता है यार ये नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मॉर्फ बोलती है लेकिन आप ही ने कहा है कि विज्ञान का मतलब उन चीजों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है ठीक है, अगर तुम घोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने की बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। एक बार सब बेसबॉल का मैच देख रहे होते तभी सायरन बजता है, और ये सायरन बजता है तूफान आने का। धरती पर अब धूल भरे तूफान आना आम बात थी, और ये धूल भरा तूफान कभी भी आ जाता था। तूफान की वजह से मैच बंद हो जाता है और सब मास्क लगा के अपने घर चले जाते हैं। जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा होता है, और मॉर्फ के कमरे में फर्श पर धूल से कुछ लाइंस बनी होती है। मॉर्फ बोलती है देखा, मैंने कहा था ना कि कोई घोस्ट हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है। मॉर्फ को बोलता है कि आज तुम अपने भाई टॉम की कमरे में सो जाओ, और कूपर वहीं रहकर यह समझने की कोशिश करता है कि यह हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उस कमरे में यह समझने की कोशिश करता है कि लाइंस कैसे बनी और बुक्स अपने आप गिर कैसे जाती हैं। अब सुबह होती है और मॉर्फ वहाँ पे आती है, और वो देखती है कि उसका पापा जो है वो अभी भी उसी धूल भरी लाइनों को देख रहा होता है। कूपर मॉर्फ को बताता है कि घोस्ट की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, और वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी की बनी लाइन के ऊपर ही जाके गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को मैसेज लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं या हिसाब के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से बाइनरी कोड भी एक शैली है जिससे हम मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं मार्केट में हूँ तो आप नॉर्मली मैसेज टाइप करेंगे मैं मार्केट में हूँ, पर बाइनरी कोड में आप यही पूरा मैसेज सिर्फ 1 और 0 डिजिट के नंबरों के कॉम्बिनेशन से भेज सकते हैं। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है। अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है, और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है, और वो और मर्फ उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर उस जगह पे जाने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ की सिक्योरिटी पकड़ लेती है, और अगले सीन में दिखाते हैं कि कूपर से एक रोबो कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी एक सुंदर सी लड़की आती है, एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को अपने साथ रूम में ले जाती है। वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी मर्फ भी वहीं बैठी होती है। एमिली के पिता प्रोफेसर ब्रैंड भी वहीं बैठे होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका होता है तो प्रोफेसर ब्रैंड को पहले से जानता था। अब सब लोग ये जानना चाहते थे कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि बहुत ही खुफिया जगह है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कूपर बोलते जैसे मुझे इस जगह के बारे में पता चला, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, पर कुछ साइंटिफिक नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है ग्रेविटी की वजह से हमें यहाँ के बारे में पता चला। वहाँ बैठा एक आदमी बोला यार हमें साफ साफ बताओ तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आता
या हो क्या रहा है। उसके दिल में डर भी होता है क्योंकि उसके बच्चे होते हैं साथ में। वो कहता है पहले आपको वादा करना होगा, पहले मुझे और मेरी बेटी को आराम से जाने दोगे। अब प्रोफेसर ब्रैन हंसते हैं और बोलते हैं कि यार तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रैन साथ में काम कर चुके थे नासा में, लेकिन नासा और इस दुनिया में जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट थे वो बंद हो चुके हैं और 10 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब कोई साइंस पे काम ही नहीं करता है। प्रोफेसर ब्रैन कहते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चलती है मगर दुनिया के लिए खत्म हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है। और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अब भी अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है तो लोग इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि सभी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा खर्चे वाले होते हैं। प्रोफेसर ब्रैन कूपर को कहते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत सारी फसल को पहले ही खो चुके हैं और बची कुछ जो भी फसलें हैं वो भी कुछ सालों में खत्म हो जाएंगी और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कूपर बोलता है कि धरती को बचाने का कोई तो तरीका होगा, कोई आइडिया होगा। प्रोफेसर बोलते हैं कि कूपर हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि अब इसे छोड़कर जाना होगा। प्रोफेसर ब्रैन कूपर को कहते हैं कि अंतरिक्ष में एक एंड्योरेंस नाम का नासा का स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है जिसकी मदद से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद कूपर को ये बताते हैं कि सैटर्न ग्रह के नज़दीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वॉर्म होल खुल गया था जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, इसमें करोड़ों खरबों तारे और असंख्य ग्रह हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं और इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। अब ये समझ लो कि वर्म होल होता क्या है। वर्म होल की थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की जैसे पहाड़ है, अगर आपको पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है तो आपको उस पहाड़ को पार करने में कई घंटे लग जाएंगे, पर अगर एक पहाड़ में सुरंग हो तो आप कुछ ही मिनटों में उस पार पहुंच सकते हैं। बस एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक स्पेस में भी एक वर्म होल भी इसी तरह है जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का शॉर्टकट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वर्म होल के थ्रू आप टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। प्रोफेसर ब्रैन कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते हैं कि हम पहले 13 एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सी में भेज चुके हैं और उन्हें वहाँ ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान को ढूंढने के लिए और इंसान की रहने के लिए पर्याप्त जगह ढूंढ सकें और ज़्यादा दूर ना हो। और उन सबके पास एक रोबो है और जब उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिलेगा जहां इंसान रह सकता है तो वो उस रोबो को ऑन कर देंगे और फिर हमें उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब 13 एस्ट्रोनॉट जो गए हैं उनमें से उन्हें 3 का सिग्नल मिल चुका है, यानी 3 अलग अलग ग्रहों का, पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो सिर्फ उनके पास उन तीनों ग्रहों के सिग्नल है। और इसीलिए अब एक टीम बनाई जा रही है, उन तीनों ग्रहों पर तीनों प्लैनेट्स पे भेजा जाएगा और अगर तीनों में से कोई सा भी एक ऐसा ग्रह होगा जहां इंसान आराम से रह सकता है तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रैन के पास 2 प्लान हैं। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रैन ग्रेविटी को समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर कामयाबी मिल जाती है तो स्पेस स्टेशन के जरिए संपूर्ण मानव जाति को उस ग्रह पे भेज देंगे जो रहने लायक होगी। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया भी हुआ है और वो स्पेस स्टेशन वही है जहां कूपर और प्रोफेसर ब्रैन खड़े हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि आप इसे अंतरिक्ष यान कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाएगा कैसे। इसके लिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल यान को अंतरिक्ष तक आराम से भेजा जा सकता है क्योंकि ग्रेविटी के बिना ये स्पेस स्टेशन अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और उसके बाद उसे बस दिशा दिखाने की जरूरत होगी और इस तरह से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। यह है प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2, अगर प्लान ए पूरा नहीं हो पाता है और ऐसा प्लैनेट ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है जहां इंसान रह सकते हैं तो इंसान अपने साथ 5000 मानव ढूंढ ले जाएंगे, मतलब इंसान के डीएनए, और इन डीएनए के जरिए नए लोगों को पैदा किया जाएगा और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है। पर यह तय है कि धरती की लाइफ अब ज़्यादा नहीं है और आने वाले समय में यहाँ पर सारे लोग मर जाएंगे। अब प्रोफेसर ब्रैन कूपर को बोलते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाए क्योंकि हमें एक पायलट की जरूरत है और तुम एक पायलट हो। कूपर इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि दुनिया को बचाने की बात है, लेकिन इस बात से उसकी बेटी मर्फ बहुत नाराज हो जाती है। वो नहीं चाहती उसके पिता किसी ऐसे मिशन पे जाए जहाँ पे जान का खतरा हो और जहाँ से आने का कोई पता ही ना हो। मिशन पे जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उसे बोलता है मैं जा रहा हूँ। मर्फ उससे बहुत नाराज होती है और बोलती है मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था उसका मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसको घड़ी दे के जाता है
और बोलता है इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगी। और कूपर इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जहाँ वो जा रहा है वहाँ पे वक्त की रफ्तार उन्हें पता है कम होगी और पृथ्वी पे वक्त की रफ्तार ज़्यादा होगी। कूपर बोलता है शायद जब मैं वापस लौटूं तब तो मेरी उम्र की हो और मेरी उम्र लगभग इतनी ही रहे जितनी अभी है। अब कूपर और उसकी पूरी टीम वर्म होल से होती हुई दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो तीनों ग्रह हैं। और इस ब्लैक होल का नाम होता है गार्डनियोन। और जो 3 ग्रह जहाँ से उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं वो इस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह लगाते हैं जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब उनकी स्पेसशिप के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट। तो उनकी टीम डिसाइड करती है सबसे पहले इसी प्लैनेट पे जाएंगे, लेकिन ये वाला प्लैनेट ब्लैक होल से भी सबसे नज़दीक होता है। तो यहाँ पे बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता दूं। ब्लैक होल ब्रह्मांड में होते हैं, इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर इनकी रेंज में कुछ भी आ जाए तो ये उसको अपने अंदर संभाल लेते हैं। सपोज सूरज भी इनकी रेंज में आ जाए तो उसको भी निकल जाएंगे। और यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनकी जितनी नज़दीक आप जाएंगे वहाँ पे समय की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। और यही कारण है कि उस प्लैनेट पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब मिलर के प्लैनेट पे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी बोलता है कि मैं यहीं रुकता हूँ और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूँगा, उसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करूँगा। बाकी के 3 लोग मिलर के प्लैनेट पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं उस पूरे प्लैनेट पे 5 से 6 फुट का पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे ज़िंदगी संभव है ही नहीं। और मिलर जो उस प्लैनेट पे लैंड करता है वहाँ पे उसकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ मलबा होता है। अब एमिलिया उस तरफ जाने लगती है जहाँ से उसे सिग्नल मिल रहा होता है। तभी कूपर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलती है पहाड़ों की तरफ, और वो उस तरफ जाने लगती है। लेकिन कूपर जब ध्यान से देखता है तो पहाड़ नहीं बल्कि लहरें होती है जो बादल को छू रही होती है। और इस प्लैनेट पे इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है और इसलिए पानी को इतना ऊपर उठा देता है। अब एमिलिया को बताता है कि भाई वापस आ जा। तब तक एमिली अब फंस जाती है, लेकिन रोबो फटाफट उसे बचा लेता है और उसे अंदर ले आता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो बाहर ही छूट जाता है और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता। तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा और उन्हें उस प्लैनेट से निकलने में 3 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं। और जब तक वो अपने मेन स्पेसशिप में आते जो अंतरिक्ष में होता है जिसका नाम है एंड्योरेंस, तो वहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि जो उनका जो साथी जो रह गया था वो लगभग बूढ़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि अब तुम वापस भी आओगे। ऊपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए? बोलता है 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद बताता है आप लोगों के घर से मैसेज आए हैं, उन्हें देख लो। जब कूपर जाता है देखता है तो उसके लिए कई सारे मैसेज होते हैं वीडियो के फॉर्म में। एक मैसेज में बेटा बताता है कि अब दादाजी कूपर के पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो ये भी बताता है मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे भी हैं। कूपर हालांकि उसी उम्र का है लेकिन अब वो दादा बन चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बाद बर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक मैसेज रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो उनसे नाराज थी। और वो उस मैसेज को उस दिन रिकॉर्ड करती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटूं जब तुम मेरी उम्र की होगी। लेकिन आज मर्फ उस उम्र की हो चुकी है जब कूपर पृथ्वी से निकला था और इसीलिए मर्फ इस मैसेज को अपने पिता के लिए रिकॉर्ड करती है। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है और वो प्रोफेसर ब्रैंड के साथ में नासा में काम करती है। इसके बाद कूपर ये दिखाते हैं कि तीनों जो बच्चे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब बचे हुए 2 प्लैनेट में से किस प्लैनेट पे जाना चाहिए। कूपर और रोमुली बोलते हैं कि हमें मैन के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि वो प्लैनेट उनके स्पेसशिप से पास में है। लेकिन एमिली बोलती है कि हमें एडमिन के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि उस प्लैनेट से जो डेटा आया है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो चाहती है उस प्लैनेट पे जाया जाए। और इसकी वजह ये भी है कि वो एडमिन से प्यार भी करती है। यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अब इतना फ्यूल नहीं होता कि दोनों प्लैनेट पे विजिट कर सके। इसीलिए अब ये डिसाइड होता है कि ये लोग मैन के प्लैनेट पे जाएंगे। ये मैन के प्लैनेट पे जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चेम्बर में सोया हुआ होता है। वो उसे स्लीपिंग चेम्बर से उठाते हैं और वो बोलता है दोस्तों अगर इसकी सेकंड पार्ट देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बेल आइकन दबाइए ताकि हम सेकंड पार्ट जल्दी आपके लिए बनाएं। क्योंकि दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप भी जानना चाहेंगे कि अगली स्टोरी में क्या हुआ। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम जल्द ही